नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज के हमारे अध्याय का नाम है सर्वोच्च न्यायालय, जिसका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। यह देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न आएंगे जो ना, वो यूपी पीसेस हो या बिहार पीसेस हो या उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, कोई भी हो, यहाँ से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। वैसे तो आपको समय समय पर करंट को तो अपडेट करना ही पड़ेगा। करंट तो आपके लिए मस्ट है भाई, वो तो उसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी अलग से। पर भाई देखो, अगर बेसिक चीज़ें पूछ देगी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पीटी व्यू से, तो यहाँ से फंस जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए 90 से 95% जो है यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम बहुत अच्छे से, इसको विस्तार से इसका करेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ये सभी को पता है, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को मुख्य रूप से निर्माण करने में एकात्मक और संघात्मक दो प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश किया है। ठीक है, दोनों का मिली-जुली ही रही है, इसीलिए हमारे जो संविधान है उसको हम परिसंघीय संविधान बोलते हैं। ठीक है, हमारा संविधान किस संख्या परिसंघीय है, अर्थात इसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो उसी के तहत जो हमारा एकात्मक तत्व है, उसी के तहत हमारा क्या आता है, न्यायपालिका आता है। याद रखिएगा, न्यायपालिका क्या है, हमारे एकल प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जिससे सर्वोच्च स्थान पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद क्या है आपका हाई कोर्ट आता है, और उसके नीचे क्या आता है, अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, और न्यायपालिका की ये एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34 है, जिसमें हम 33+1 होता है। 33+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं 1, और 33 के अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो 33+1 है। जबकि अगर मूल रूप से पूछे कि मूल रूप से जो है कि कितने न्यायाधीश थे जब संविधान का गठन हुआ था, तो उस समय थे 7+1 था, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी कुछ वर्ष पहले ही 30 थे, उसके बाद में इसको बढ़ा के 34 कर दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे कि कब इनको 30 से 34 कब किया गया है, आगे प्रश्न में आगे हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति क्या होंगे, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति क्या बाध्य होंगे। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही या उनकी बातों को मान कर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि परामर्श क्या होता है, आवश्यक है, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। जो मुख्य न्यायाधीश बोल देगा कि आप इनको बनाइए तो उनको मानना उनकी बाध्यता हो जाएगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में को कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकील पद पर होना चाहिए। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का अच्छा खासा क्या हो, ज्ञाता हो, तब जाके क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, ये है, याद रखिएगा, योग्यता है ये, नागरिक, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश, या 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, न्यायालय मिलाकर, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय मिलाकर। ठीक है, और चौथा है आपका कि राष्ट्रपति के रूप में कानून का ज्ञाता हो। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। न्यूनतम आयु का उल्लेख कहाँ से होगा भाई, कि क्योंकि इतनी कंडीशन, टर्म में कंडीशन ही लग जाती है। वकील बनने में इतने ज़्यादा आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है कि आपकी उम्र अच्छा खासा हो जाएगा, तो न्यूनतम आयु कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि संसद कर सकती है। देखिएगा कि संसद क्या कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कर सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति शपथ भी दिलाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद अगर क्या करे, सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से हटाने के लिए, उसके लिए प्रक्रिया होती है, विशेष बहुमत से पारित करना होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होगा बहुमत, तब जाके क्या होगा कि किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यायाधीशों को हटाने का आधार उनका क्या होना, दुर्व्यवहार
या सिद्ध कदाचार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए, ठीक है। ये तो हेतु व्यवहार हो या सिद्ध कदाचार हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर क्या होता है, विधायी एवं कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। अर्थात कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि केंद्र द्वारा बनाया गया कोई नियम या कानून या राज्य द्वारा बनाया गया नियम या कानून की संवैधानिकता के अंदर है या नहीं, ये इसकी जांच कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अधिकारिता पाए जाने पर स्थिति में, यानी कि अगर कोई नियम कानून केंद्र राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, अगर वो असंवैधानिक है या संवैधानिक दायरा को बाहर है, तो उसको क्या कर सकता, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसे उस नियम या कानून को क्या अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। यहीं पे एक और जान जाइए कि हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की पूछ दे तो उसका है 62 है, ठीक है। 62 हाई कोर्ट में और 65 सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, जो संसद द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि ये आपका क्या है कि संसद के जो संचित निधि होता है उस पर भारित होता है, ठीक है। जिस पर संचित निधि में आप सभी को पता है कि भाई संचित निधि पर पास कराने के लिए संसद में उस पर डिबेट या उस पर मत या फिर वोटिंग ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और ये सब चीज़ें होने लगी तब तो न्यायाधीश का क्या होंगे, उनके जो निर्णय होंगे उनमें बहुत इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अपना उनको फिर अपना जॉब सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, तो देखना पड़ेगा उन लोगों को, तो इसलिए क्या किया गया, उनको पूरी तरह से क्या किया गया है, आज़ाद कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जब वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 127 के तहत क्या किया गया है कि न्यायाधीशों को कोरम पूरा करने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, तो कोरम पूरा करने के लिए। और उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो जिस भी हाई कोर्ट से मंगाएंगे उनके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे क्या करेंगे, परामर्श लेंगे, तब जाके क्या करेंगे, अपने तदर्थ न्यायाधीशों की गठन करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि कोरम जो पूरा करने के लिए क्या होता है, कम से कम 5 होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी ये देखिए क्या लिखा, संविधान के निर्वाचन में संविधान की अगर व्याख्या करनी होती है तो उसमें कम से कम क्या होता है, 5 सदस्य होंगे, न्यायाधीशों की संख्या होगी, तब जाके क्या होगा कि संविधान की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। और जो ये 5 सदस्य होते हैं ना संविधान के, जब उसको निर्वाचन व्याख्या करना हो तो इसी को क्या कहेंगे, संवैधानिक पीठ। जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा संवैधानिक पीठ है। संवैधानिक पीठ का काम यही होता है कि संविधान के जो अनुच्छेद हों या उनके जो है उनकी व्याख्या करे। किसी को संविधान इतना तो आप सभी को पता है कि संविधान समझना सबके बस की बात नहीं है, तो उसके अंदर क्या क्या उनके गुण छुपे हुए हैं उनको बताने का कार्य कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए संवैधानिक पीठ बैठती है जिसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 129 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ये होता है, उसके अंदर 2 तत्व होते हैं। पहला तत्व ये है कि न्यायालय जो होता है अपने सभी कार्रवाइयाँ और निर्णय जो होते हैं उसे लिखित रूप में सुरक्षित रखनी होती है। और दूसरा तथ्य ये है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, या कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो यदि न्यायालय का अवमानना करता है तो उसे दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये दोनों जो तत्व समाहित होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसको छोड़िए, ये 131 जो है केंद्र राज्यों के बीच ये सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार है, उसको हम लास्ट में इसको जिक्र करेंगे इसके बाद है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके नीचे वाला, तो लिखा है इसमें कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णय अदालत का क्या है, 137 के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय या आदेशों का क्या है, पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल कितने, यदि पूछ दे पुनर्विलोकन की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है 137 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन, याद रखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है, विधि का शासन बना रहे, इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का संकल्प क्या है, हमारे संविधान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान की व्याख्या करने का, यानी उसको व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है, ठीक है। यानी माता पिता जो भी हैं सब कौन है, सर्वोच्च न्यायालय ही है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी 143 के तथ्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का तथ्य है, ठीक है, 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका
कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आएगा कि देश के किसी न्यायालय में चल रहे मामला या कोई भी बात हो, किसी भी न्यायालय में चल रहा हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उन कोर्ट से लेकर किसी भी अन्य मामले को वो सौंप सकती है या स्वयं के पास भी उस मामले को बुला सकती है। ठीक है, ये शक्ति किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की आधारिक संरचना, बेसिस स्ट्रक्चर यानी मूल सिद्धांत जो होता है, उसका सिद्धांत का स्रोत कौन है? तो न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, जो मूल संरचना के स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या है। और याद रखिएगा कि अभी हमने इसको देखा था, न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या है? तो वो आधार क्या है? विधि का शासन आधार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर सके। यानी 141 के अंतर्गत सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश या देता है तो देश के सभी क्षेत्रों पर क्या होगी? वो लागू होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, और देखिए देख लीजिए हमारा नेक्स्ट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, सुप्रीम एससी का क्षेत्राधिकार, सॉरी थोड़ा मेरा राइटिंग गंदी है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ जगह भी नहीं है थोड़ा। क्षेत्राधिकार सुप्रीम क्षेत्राधिकार तो क्या कहते हैं? यह देखिएगा, पहला है आपका मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत 3 आते हैं। पहला पार्ट है आपका केंद्र या एक या अधिक से राज्यों के बीच मध्य कोई विवाद हो, और दूसरा है कि केंद्र या 2 तरफा राज्य हो, जैसे केंद्र हो और आधे आधे राज्य 2 तरफ हो जाए, तो 3 तरफा हो जाए, 3 डायमेंशंस बन जाए कि एक तरफ केंद्र हो जाए, एक तरफ एक राज्य हो जाए, एक तरफ दूसरा राज्य हो जाए। तो इस तरह के विवाद हो तो भी ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा है कि केंद्र या 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो तो भी क्या होगा? ये मूल सुप्रीम कोर्ट के मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और यह देखिएगा, और दूसरा क्या है? न्यायाधीश अधिकार। न्यायाधीश अधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि मूल अधिकारों का रक्षक या गारंटक होते हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिससे निचली अदालतों का कोई भी फैसला है तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, यह अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। और चौथा है या अंतिम होता है आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार सभी को पता है कि आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से पूछने, परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको ध्यान दीजिएगा। आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे, उस वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन है आपका ए 27 जनवरी 1950, बी है 28 जनवरी 1950, या ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1950, या डी है 30 जनवरी 1950। तो आंसर है आपका बी, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता यानी सेक्शन स्ट्रेंथ क्या है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 18, या ऑप्शन डी है 9। तो ऑप्शन है आपका कोई नहीं, क्योंकि संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या कर सकती है? उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, देख लीजिए कब कब बढ़ा था, इसमें दिया हुआ है डेट। पहले 1956 में को क्या हुआ था? 11 कर दिया गया था, 1960 में 14 हो गया था, 1978 में 18, 1986 में 26 हो गया, और 2008 के अधिनियम के तहत इसमें कितने हो गए थे? 31 हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 31 हो गए थे 2008 के अधिनियम के तहत, और 2019 अधिनियम के तहत आपके कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है, 34 एक मुख्य न्यायाधीश समेत। ठीक है, 33 + 1, तो 19 में हुआ था संशोधन इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने, एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा इसमें संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको प्रश्नों को देखने का मतलब नहीं है। बस याद रखिएगा वर्तमान में जो है कि 34 जज हैं, 33 + 1 है, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है आपका 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी है आपका कि भारत सरकार के अधीन 1953 के अधीन, या ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है आपका डी, भारतीय संविधान के द्वारा किया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आपको। पहला कथन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन 1950 में हुआ था। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है।
ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और ऑप्शन डी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो आपसे क्या बोला था कि सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन सी है आपका कि कोर्ट मार्शल की सुनवाई नहीं कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए हुआ है कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में अब की जा सकती है। ठीक है, याद रखिए कि 2007 से पहले नहीं थी, अब क्या है 2007 के बाद इसका प्रावधान कर दिया गया है कि कोर्ट मार्शल से संबंधित जो भी हो अपील हो उसको सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, और हाई कोर्ट के विरुद्ध तो की ही जा सकती है। ठीक है, विरुद्ध अगर हाई कोर्ट में कोई सुनवाई हो चुकी है कि उसने अपना फैसला दे चुका है हाई कोर्ट ने, तो उसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? ऑप्शन ए आपको भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी है संसद के पास, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति के पास, या ऑप्शन डी है विधि आयोग के पास। तो ऑप्शन है आपका बी, संसद के पास क्या होता है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, समय समय पर संसद ने इसमें वृद्धि की भी है। ठीक है, मूलतः याद रखिएगा कि मूलतः जो थे मुख्य 8 थे। ठीक है, जब शुरू में संविधान जब आया था तो उसमें 7+1 थे। ठीक है, 7+1, वर्तमान में 34 है, 33+1। ठीक है, देखिए क्या वर्तमान में 34 है, 2008 में 30 थे। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो ऑप्शन है आपका बी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्या है कि उच्च न्यायालय के भी और हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश होते हैं वो भी किनको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है विधि मंत्री को, या ऑप्शन डी है भारत के महान्यायाधीश को, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति को लिख के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में क्या कहते हैं इसको, महाभियोग का शब्द का उपयोग नहीं, देखिए लिखा हुआ है महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं है। महाभियोग शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। उच्चतम न्यायालय के लिए संविधान में हटाना यानी रिमूव, इंग्लिश में रिमूव जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और याद रखें कि विशेष उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए विशेष बहुमत से पारित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है किसको? सीबीआई की जांच से, बी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, ऑप्शन सी है भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, और ऑप्शन डी है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो ऑप्शन डी है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 64, या ऑप्शन डी है 65। तो ऑप्शन आपका डी है 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, कब निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, या ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो ऑप्शन सी है आपका संसद द्वारा। संसद द्वारा समय समय पर क्या होता है कि न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ऑप्शन दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। और तीसरा है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। और ऑप्शन 4 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श यानी पूछ कर पश्चात ही की जाती है। कौन कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है आपका पहला है केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 4, या ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो ऑप्शन है आपका ए, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 दो गलत है।
ठीक है। क्या लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के दो वाला क्या लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। संशोधन हटाया जा सकता है, आप सभी को पता है। और चौथा लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं, तो ये गलत है। मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात जो है न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं, न कि सभी कर्मचारी और अफसरों की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी में, न हाई कोर्ट में, न अधीनस्थ में, न कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी है भारत प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है विधि मंत्री। तो ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कब करते हैं? जब मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, अगर सक्षम न हो अपने कार्य करने पर, उनका पद रिक्त हो, तो क्या हो सकता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए ये लिखा हुआ लास्ट वाला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ये भी गलत है। ठीक है, परामर्श से नहीं करेंगे कार्यवाहक का, अपनी इच्छा से करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी है लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो ऑप्शन आपका डी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेके ही किया जाता है, और राष्ट्रपति को उनका परामर्श मानना बाध्य होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, पहला ऑप्शन है कि कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, ऑप्शन सी है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों को असाधारण वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो ऑप्शन डी है कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा न होने पर सर्वोच्च क्या है सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, किया जाता है, कोरम यानी गणपूर्ति। यह याद रखिएगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है, तथा जिस भी हाईकोर्ट से अगर न्यायाधीशों को लिया जाएगा, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे परामर्श के बात किया जाता है। ठीक है, कि अब न्यायाधीशों को लिया जाएगा तो किसी हाईकोर्ट से ही तो लिया जाएगा ना, तो जो जिस भी हाईकोर्ट से न्यायाधीश आएंगे, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ कहाँ की जा सकती है, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन आपका ए है सर्वोच्च न्यायालय में। याद रखिएगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालयों में या सत्र न्यायालयों में नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के अनुसार संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या है? यानी पूछना चाह रहा है कि न्यायाधीशों की जब होता है, न्यायाधीशों को लेना होता है, नियुक्ति होती है, तो उनमें जो मंडल के सदस्य होते हैं उसमें कितनी, उनकी संख्या कितनी होती है, जजों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन सी है 6। तो ऑप्शन है आपका बी 4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 होते हैं, वैसे तो आप सभी को पता है कि कम से कम 5 होने चाहिए। 4 अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो 5 होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संविधान के निर्वचन अर्थात संविधान की अगर व्याख्या से संबंधित कोई अगर कार्य करने हो तो उसका लिए उच्चतम न्यायालय ही एकमात्र
संस्था है जो संविधान की व्याख्या कर सकता है, तथा संविधान की व्याख्या करते समय कम से कम 5 जो होते हैं 5 न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, उनकी व्याख्या करते समय, जिसको हम लोग संवैधानिक पीठ कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? पहला है आपका परामर्शतीय अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, तथा डी है रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी है आपका कि केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार के अंतर्गत। देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के में उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये देखिए आता है। पहला है कि भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक राज्य सरकार तथा दूसरे राज्य सरकारों के बीच तथा 2 या अधिक राज्यों के बीच, ठीक है, किसी विवाद से संबंधित हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इन सब मामलों को कोई अन्य न्यायालय नहीं सुन सकता, ठीक है। किसी केंद्र का किसी राज्य के बीच हो या 2 राज्यों के बीच हो, ठीक है, या कई राज्यों का केंद्र के बीच हो, तो ये सब तीनों जो होते हैं उसका मूल अधिकारिता होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? क्या बोल रहा है? आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है कि मूल अधिकारिता। आरंभिक का मतलब क्या होता है? मूल अधिकारिता होता है, ठीक है। देखिए पहला है आपका दिया हुआ है, पहला है आपका भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है कि भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और ऑप्शन चौथा है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो पूछा है कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 3, 1 और 4 और 3 और 4। तो याद रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध से जितने भी संबंधित मुद्दे होते हैं राज्य में या केंद्र राज्य में, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। जिसको मूल अधिकारिता के यहाँ पे शब्द क्या यूज किया है? तो आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। तो मूल अधिकारिता कहते हैं या आरंभिक अधिकारिता कहते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी होगा 1 और 4। 1 और 4 में क्या होगा देख लीजिए, दिया हुआ है 1 या अधिक राज्यों के बीच और चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। बाकी ये दोनों क्या है? गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का विवाद तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र तो केंद्र के अंदर ही नहीं आता है, तो फिर विवाद का कोई चांस ही नहीं है। तो तीसरा ऐसा ही गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। ऑप्शन पहला है इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। दूसरा है कि वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन सी है कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। और ऑप्शन डी है कि इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन है आपका बी कि अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है, ठीक है। यह देखिए लास्ट में लिखा हुआ इसके पास अपने ही निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी वाद में अगर जैसे बोल दिया हो कि कहीं कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके दूसरे किसी बात में आए तो उसको अपना संशोधन कर सकता है और बोल सकता है कि वहाँ पे गलती हो गई थी, वो नहीं ये सही है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो वो था उद्देशिका था, उद्देशिका में क्या हुआ था कि पहले बोला कि भाग नहीं है, फिर बोला भाग है, फिर बोला नहीं है, फिर बोला है। तो मतलब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस बेंच में बनी? दूसरी सबसे बड़ी बोल रहा है, पहली नहीं बोल रहा है। ऑप्शन दिया आपका गोलकनाथ केस, दूसरा है मिनर्वा मिल्स केस, तीसरा है बैंक नेशनलाइजेशन केस में, और डी है TM पाइप फाउंडेशन केस में। तो ऑप्शन है आपका ए गोलकनाथ केस में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ था, ठीक है, जिसमें 13 न्यायाधीश थे, ठीक है। याद रखिएगा केशवनाथ भारती में 1973 में अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी खंडपीठ केशवनाथ भारती केस में 1973 में, और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बंदा पंजाब राज्य में 1967 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा सबसे बड़ी अभी तक का 13 न्यायाधीश 1973 में केशवानंद में, अब गोलकनाथ पंजाब में 1967 में 11 न्यायाधीश, ठीक है। तो गोलकनाथ वाला दूसरा है, जबकि पहला क्या है? केशवानंद भारती केस है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन है पहला गोलकनाथ, ऑप्शन बी है AK गोपालन,
ऑप्शन सी है केशवानंद भारती और ऑप्शन डी है मेनका गांधी। तो आप सभी को पता है केशवानंद भारती है एक उच्चतम न्यायालय का अब तक का सबसे क्या था कि यह मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मूल्यवान जो है कि अपना वाद इसमें प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें मूल संविधान के क्या है, संविधान के मूल ढांचे का व्याख्या किया था, ठीक है। सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? यदि कभी पूछ दे कि मूल ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया तो भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विवाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी वाद, ऑप्शन बी है शंकरी प्रसाद का वाद, ऑप्शन सी है रुदल शाह का वाद, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका डी है उपयुक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं, सॉरी कोई नहीं, क्योंकि इसमें उसमें तो दिया ही नहीं है वाला, क्या नाम है, भारतीय वाला, ये जिसमें दिया ना, देखिए यहाँ पे केशवानंद भारती केस वाला, तो इसमें तो दिया ही नहीं है, तो ये गलत है, तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के निर्वचन के बारे में, निर्वचन के व्याख्या के बारे में विधि के सारवन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है आपका 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11 या ऑप्शन डी है 13। तो ऑप्शन ए है आपका 5 होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम संवैधानिक पीठ भी कहते हैं। कम से कम न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तभी वो संविधान की निर्वचन संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। मूल अधिकार के बारे में है कि जैसे उसको अच्छा लगे वैसे अपनी ज़िंदगी बना सकता है, ये कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से वाद में कहा था? तो ऑप्शन पहला है इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, या ऑप्शन डी है अजहर बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन बी है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब, स्टेट पंजाब ने ये सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की थी, ठीक है। यह शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मतलब कहाँ पे गलती हुई है, कौन से वाद में क्या कहा गया था, ये कहना चाह रहा है, इस बात में नहीं कहा था। ऑप्शन पहला है आपका इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ठीक है। दूसरा है विशाखावाद, जिसके अंतर्गत अपने कहा था अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण। ऑप्शन सी है मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14 एवं 19, 21 के परस्पर अपवर्जी नहीं है। और ऑप्शन डी है बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो ऑप्शन डी है आपका कि बेला बनर्जीवाद वाला कथन ये गलत है, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, बाकी तीनों कथन सही है। याद रखिएगा कि विदेश यात्रा अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग बेला बनर्जी बात नहीं था, बल्कि यह विदेश उस तरह मेनका गांधी बाद में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 132, अनुच्छेद सी है 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो ऑप्शन है आपका आंसर आपका सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। देख लीजिए अनुच्छेद 132 क्या कहता है। अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि कोई हाई कोर्ट के कोई न्यायालय कोई आदेश या निर्णय या डिक्री आदेश अंतिम आदेश दे दिया है तो उसकी क्या अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 132 कहता है। और आर्टिकल 134A के तहत क्या होता है कि अगर उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील ले जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, प्रमाण पत्र का आपको आवश्यकता जरूर। प्रमाण पत्र का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई भी अपना निर्णय आदेश दिया है तो उसका लिखित में जो कि आपको पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, तभी आप उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके किसके अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है आपका कि बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए यदि हम सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करें तो मूलतः देखा जाए तो सुप्रीम के पास 4 क्षेत्राधिकार होते हैं। कितने क्षेत्राधिकार हैं? 4 क्षेत्राधिकार हैं। पहला क्या है आपका मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको मूल या अथवा आरंभिक कहते हैं, ठीक है।
या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन आते हैं इसके अंतर्गत। क्या क्या है? तो पहला आपका केंद्र या किसी राज्य के साथ मध्य, एक या अधिक राज्य के मध्य। दूसरा है आपका केंद्र व दो तरफा राज्य हो जाए, मतलब आधे राज्य एक तरफ हो जाए, आधे राज्य एक तरफ हो जाए, और तीसरी तरफ केंद्र हो जाए। तो इन तीनों के मध्य क्या हो जाएगा? ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? दो या अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद हो तो इसके लिए सुनवाई क्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार होता है दूसरा। ठीक है, न्यायाधीश होता है दूसरे में। उसके अंतर्गत क्या होता है कि मूल अधिकारों का, जैसे सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे मूल अधिकारों के रक्षक व गारंटी के रूप में है। ठीक है, इसी के तहत मूल अधिकार का क्या सुप्रीम कोर्ट करता है? रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तीसरा है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें दिया हुआ है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय मतलब क्या है कि हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी अपना अंतिम आदेश या डिग्री कोई भी दे दिया है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी में क्या है आपका? सभी को पता है कि परामर्शी में 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति मांगे तो। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि अपील क्षेत्रीय अधिकार क्या क्या आता है, तो इसमें देख सकते हैं मुख्यतः क्या क्या होते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं आप। दूसरा है आपका दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं। तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील कर सकते हैं। और चौथा है विशेष अनुमति या विशेष इजाज़त से अपील कर सकते हैं। ठीक है, चार टाइप होते हैं, याद रखिएगा। अपील अधिकार देगा। ठीक है, अपील अधिकारिता के अंतर्गत चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हाई कोर्ट के यदि हाई कोर्ट क्या होता है, अपना अंतिम आदेश दे देता है तो अंतिम आदेश दे देता है, आप सुप्रीम कोर्ट में तभी आप उसके ऊपर अपील दायर कर सकते हैं जब क्या होता है, या तो कई, जैसे कि हमारे जानते हैं सभी को कि सभी हमारे देश में लगभग 24-25 हाई कोर्ट हैं। तो उन हाई कोर्टों ने अपने अलग अलग जो है कि निर्णय दिए हों, किसी एक विषय पर अलग अलग निर्णय दिए हों, सबके कॉन्ट्रडिक्शन हो सभी के निर्णयों में, तो क्या कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग से निर्णय दिया होगा, सभी में जब कोई मेल ना खाए तो आप क्या कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के आदेश को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी भी आदेश को आप हर बार आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जब भिन्न भिन्न निर्णय हो तभी होता है। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है, संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसके अंदर कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए इनमें से कौन एक सही है। कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन बी है कि यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन सी है कि यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। और ऑप्शन डी है कि यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी है आपका, यह मूल, अपीलीय, परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, सभी तीनों प्रकार के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन है पहला 138 के तहत, ऑप्शन बी 140 के तहत, ऑप्शन सी 142 के तहत, या ऑप्शन डी है 146 के तहत। तो याद रखिएगा कि ये अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 142 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें कहा क्या गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोई अपना निर्णय दिया है या किसी बात पे मतलब अपना फैसला सुनाया है, और उसमें लगता है जनता को या किसी को भी लगता है उसमें थोड़ा संशोधन कर सकती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट संशोधन करना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकता है कि वो उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जाके दाखिल कर सकता है। ठीक है, माननीय या सुप्रीम कोर्ट है उनके दिए हुए आदेशों में सुधार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 138। तो ऑप्शन है आपका ए, अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 137 के तहत क्या यह है, प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाए गए कोई विधि, संसद में अगर कोई विधि या कानून बनाया जाता है
और या अनुच्छेद 145 के तहत ये कहा गया है इस उच्चतम न्यायालय अपने कोई निर्णय आदेश को दिया हुआ है और उसको लगता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन हो गया, उसको फिर से उसमें कुछ संशोधन या करने की ज़रूरत है, या उस समय के तथ्य, जैसे कि जब जब वो आदेश दिया गया था उस समय के लिए तो वो आदेश सही था, परंतु वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अपने जो दिए गए निर्णय है उस पर पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के लिए आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि अगर संसद कोई नियम कानून बनाती है, वो अगर किसी संविधान के अधिनियमों का या किसी का उल्लंघन करता है तो वहाँ तक उसको क्या निरस्त या ख़त्म कर सकती है, ठीक है। अगर किसी उल्लंघन पूरा का, यदि वो कानून पूरा का पूरा अगर उल्लंघन करता है तो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, परंतु यदि वह कुछ अंश यानी कि उस कानून के कुछ अंश का अगर अतिक्रमण करता है संविधान का, तो उतने ही अंश को ख़त्म किया जाएगा, न कि पूरे कानून को, ठीक है, याद रखिएगा।